हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबों के भी देखिए, आज हम सीटेट का जो दिसंबर 2021 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था 28 तारीख को, 28/12/2021 को, उसका हम सीडीपी का ऑनलाइन वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, सारे ऑप्शन को हम डिस्कस करते हैं, इसीलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा, समझे। देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं कि इससे पहले हम आपका 16 तारीख का, 20 तारीख का दिसंबर में, 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 27 दिसंबर और आज हम 28 दिसंबर का क्वेश्चन लेके आए हैं, समझे। जो नहीं देखेंगे वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लिखा होगा सीटेट दिसंबर 2022, समझे। तो आइए हम लोग आ जाते हैं 28 तारीख का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन है आपका लिखा हुआ है यहाँ 28/12/2021, समझे। सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है तो आप लोग पढ़ाई में एकदम लग जाइए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, समझे। तो आइए हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का क्वेश्चन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विकास से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कह रहा है कि बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है, जबकि आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। देखिए, पहले चारों ऑप्शन पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको अच्छा समझाएंगे। दूसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है, जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसलिए इसे बदला नहीं जा सकता है। चौथा ऑप्शन है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि आनुवंशिकता और परिवेश के विषय में कौन सा कथन सही है बाल विकास में, समझिए। देखिए, पहला ऑप्शन जो था कह रहा था कि परिवेश की भूमिका निश्चित है। देखिए, परिवेश को ही हम लोग वातावरण बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। देखिए, इसको ये फिक्स नहीं होता है, समझे। आपका आनुवांशिकता फिक्स होता है, वो निश्चित होता है, लेकिन परिवेश अनिश्चित होता है, इसे बदल भी सकते हैं। बच्चा को जैसा माहौल दीजिएगा बच्चा का वैसा विकास होता है, समझे। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है कि परिवेश की भूमिका निश्चित होती है। यहाँ कहता है कि निश्चित नहीं होती है और आनुवंशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है, समझे। तो इसीलिए गलत हो गया। उल्ट दे देता है कि परिवेश की भूमिका को बदला जा सकता है, जबकि आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित होती है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाता है, समझे। याद रखिएगा, आनुवंशिकता का प्रभाव निश्चित होता है, इसे आप बदल नहीं सकते। किसी का आँख का मान लीजिए भूरी कलर का हो गया, समझे, तो क्या होगा कि उसके जेनेटिक गुण है, वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन बात है यहाँ पर कि वातावरण बच्चा को जैसा दीजिएगा तो वैसा बच्चा हो जाता है। इसीलिए याद रखिएगा कि आनुवंशिकता को हम बदल नहीं सकते, उसके प्रभाव को हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम परिवेश की भूमिका को हम बदल सकते हैं, निश्चित नहीं होता है, समझ गए। और आनुवंशिकता क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा ऑप्शन है कि आनुवंशिकता की भूमिका निश्चित है, चलिए इतना तो सही है, लेकिन परिवेशीय कारकों का प्रभाव नहीं। देखिए, आनुवंशिकता का जो प्रभाव होता है वो बहुत कम माना जाता है, लेकिन आपका वातावरण होता है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है। कि बच्चा को जैसा वातावरण दीजिएगा बच्चा वैसा सीखता है, समझे। तो आनुवंशिकता की भूमिका तो निश्चित है, चलिए ठीक है, लेकिन बाद में गलती दे दिया, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका नहीं। देखिए, दोनों निश्चित नहीं होता है, सिर्फ आनुवंशिकता निश्चित होता है, परिवेश आपका क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, और इसे बदला नहीं जा सकता है। तो परिवेश को आप बदल सकते हैं, आनुवंशिकता को आप बदल नहीं सकते हैं, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्र कहने का मतलब है कि सामाजिक क्षेत्र, उसके बाद आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, ये सब क्षेत्र हुआ। तो विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं, एकदम सही बात है। आनुवंशिकता का अलग प्रभाव होता है और वृद्धि विकास का मतलब वातावरण का क्या होता है, अलग प्रभाव होता है। जो सबसे सुटेबल आंसर है वो आपका 4 नंबर हो जाएगा, समझे। यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे, समझ गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। यानी क्वेश्चन है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को हम क्या करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है शैशवावस्था, चौथा है किशोरावस्था। देखिए, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। तो देखिए, आपका शैशवावस्था का होता है, आप लोग जानते होंगे, जन्म से 2 साल होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसी को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं, 2 से 6 साल होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। मध्य बाल्यावस्था होता है, जिसे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, वो आपका 6 से 12 होता है,
समझे। और किशोरावस्था को तो आप लोग जानते ही हैं 12 से 18 होता है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, आरंभिक बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था आपका 6 से 12 होता है। शिशुअवस्था आपका जन्म से 2 साल होता है। और किशोरावस्था आपका 12 से 18 होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा प्रारंभिक, या इसी को पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। यानी 2 का क्या आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर से बाहरी सिरे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, पहले चारों ऑप्शन बता देते हैं। शीर्षगामी, अधोगामी, प्रमस्तीय और परिधीय। देखिए आप लोग पढ़े होंगे, एक शीर्षगामी सिद्धांत और एक अधोगामी सिद्धांत। समझे, ये आपका शरीर के गति का सिद्धांत है। यानी शरीर हमारा 2 तरह से गति करता है, एक अधोगामी में एक शीर्षगामी में। समझे, तो शीर्षगामी क्या होता है, जो सिर से पैर की तरफ चलता है। समझे, यानी विकास कब होगा, सिर से पैर की ओर, यानी उसी को हम लोग इंग्लिश में सेफेलोपोडल बोलते हैं। और अधोगामी क्या होता है, जिसका विकास केंद्र से बाहर की ओर। समझे, यानी मध्य से क्या होगा कि बाहरी ओर, सिरे की ओर होता है। यानी आपका 3 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा अधोगामी, जिसे प्रोक्सिमो डिस्टल बोलते हैं। समझे, अगला क्वेश्चन है कि 4 वर्ष की रिया को उनके माता पिता से डांट पड़ती है जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दौरा अपनी गुड़िया पर करती है। इस व्यवहार क्या दर्शाता है। देखिए आप लोग समाजीकरण का एक तरह का, क्योंकि गुड़िया वो चीज़ की है फिर अपने गुड़िया पर करे, तो एक तरह का सामाजिक गुण हुआ। और ये माता पिता से डांट सकती है, यानी अपने परिवार से कर रही है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन हम पढ़ देते हैं, प्राथमिक समाजीकरण, द्वितीयक समाजीकरण, परिपक्वता और अनुवांशिक क्रमादेशन का खेल। समझे, तो आप लोग जानते होंगे जो माता पिता किस में आते हैं, तो वो परिवार के अंतर्गत आते हैं। और परिवार क्या होता है, समाजीकरण का प्राथमिक कारक होता है, प्राथमिक संस्था है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का 1 नंबर हो जाएगा। समझे, अगला क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन है आपका, चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। पूजा यह सब देख रही थी, किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया था। लॉरेंज कोहलवर के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है। देखिए आप लोग लॉरेंज कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़े होंगे। पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं फिर समझाते हैं। पहला है अच्छा लड़का लड़की, अच्छा लड़की उन्मुखीकरण। दूसरा का है आपका सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर उन्मुखीकरण। तीसरा आपका है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। और चौथा आपका है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। अब देखिए आप लोग को बताते हैं, लॉरेंज कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और उन्होंने बताया था कि जो नैतिक विकास होता है बच्चों में, वो 3 स्तर और 6 अवस्था में होता है। यानी 3 स्तर में 2-2 अवस्था है, यानी प्रत्येक स्तर में आपका 2-2 अवस्था है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया, तो प्रतिशोध में रश्मि ने भी अनीता का भोजन खा लिया। देखिए लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार जो पहला अवस्था स्तर होता है उसे पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा जो होता है उसे कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं, हिंदी में परंपरागत स्तर। तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। समझे, अब प्री कन्वेंशनल स्टेज में 2 अवस्था आता है। समझे, पहला आता है आपका उसमें आज्ञा एवं दंड की, आज्ञा एवं दंड बोलिए या दंड या आज्ञा बल, वही चीज जो तीसरा नंबर ऑप्शन है। तो दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखीकरण। और इसमें दूसरा अवस्था आता है उसे हम लोग कहते हैं आंतरिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। समझे, तो देखिए दंड और आज्ञा में क्या होता है कि बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन करता है। समझे, और यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण का मतलब होता है कि इसको टीट फॉर टैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टीट फॉर टैट बोलते हैं। यानी जैसी करनी वैसी भरनी वाला बात हो गया कि आप उसका कलम तोड़ दीजिएगा तो भोजन आपका कर देगा, उसका पेंसिल तोड़ दीजिएगा तो आपका वो किताब फाड़ देगा। तो एक इसमें होता है, तो यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण होता है। इसका आंसर 5 का 4 नंबर हो जाएगा। देखिए परंपरागत स्तर में भी 2 अवस्था आता है। पहला उसमें आता है जो तीसरा होगा आपका स्तर, वो आप तीसरा जो अवस्था होगा वो आपका होगा अच्छा लड़का लड़की उन्मुखीकरण। और चौथा जो होता है जिसे हम कहते हैं सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की उन्मुखीकरण। समझे, तो तीसरा आपका पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा, चौथा अवस्था आपका दूसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
उत्तर परंपरागत स्तर में भी दो अवस्था होता है, जिसे कहते हैं सामाजिक अनुबंध की अवस्था, समझे। पांचवा और छठा होता है सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था, समझे। तो ये आपका 6 अवस्था हो गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 का 4 नंबर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किस आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। यानी संरक्षण यानी कंजर्वेशन का गुण आ गया, जो तो किस मतलब किसके मतलब आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है केंद्रीकरण और प्रतिवर्तीयता, दूसरा है क्षतिपूर्ति एवं वर्गीकरण, तीसरा है विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवर्तीयता, चौथा है संक्रामक अनुमान और क्रमबद्धता, समझे। तो देखिए आप लोग पियाजे के अनुसार जो संरक्षण का गुण आता है वो पियाजे के अनुसार तीसरा अवस्था में आता है। तीसरा अवस्था में आता है जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, समझे। तो कह रहा है किसके कारण क्या होता है कि बच्चा में संरक्षण संबंधी गुण आता है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण तो दूसरा अवस्था में होता है। केंद्रीकरण से आप क्या कीजिएगा कि आप में संरक्षण का गुण नहीं आएगा, तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया है, गलत हो गया। प्रतिवर्तीता से आता है, यानी एक चीज पहलू देख रहे हैं तो उसका विपरीत भी कर रहा है, तो क्या होता है आपका प्रतिवर्तीता होता है। तो सही हो सकता है, लेकिन केंद्रीकरण के कारण पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्षतिपूर्ति तो कुछ होता नहीं, इसीलिए भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा हाँ सही है विकेंद्रीकरण, बच्चा सेंट्रेशन का गुण बच्चा में नहीं पाया जाता, बच्चा डिसेंट्रेशन रहता है और उसमें प्रतिवर्तीयता का गुण भी रहता है, इसलिए इसका आंसर सबसे बेटर ऑप्शन 3 नंबर है। चौथा है संक्रामक अनुमान, देखिए उसमें होता है तीसरा अवस्था में, लेकिन उससे संरक्षण का मतलब कोई नहीं है, समझे। इसलिए आपका चौथा भी गलत हो गया, तो 6 का क्या हो जाएगा आंसर 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राघव एक झाड़ू पर इस तरह से राघव एक झाड़ पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो किसी घोड़े का सवारी कर रहा हो, उनकी यह क्षमता कहलाती है। पहला ऑप्शन है सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, आत्म केंद्रितवाद, संरक्षण और क्रमबद्धता। देखिए आप लोग पियाजे के अनुसार दूसरा अवस्था पढ़े होंगे, जिसे हम लोग पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो आपका 2 से 7 साल होता है। इसमें बच्चा क्या करता है कि सांकेतिक खेल करेगा, समझे। यानी सांकेतिक खेल या उसी को हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक मतलब खेल खेलता है, जिसमें क्या होता है कि बच्चा प्रतीकात्मक खेल भी उसी को बोलते हैं, कि जो चीज़ नहीं होने के बाद भी वो चीज़ कर दे। जैसे मान लीजिए कार नहीं है, फिर भी वो कोई डब्बा ले लेगा, उसको कार समझ के क्या करता है कि उसको साथ खेलता है कार समझ के, समझे। वैसे ही घोड़ा नहीं है, फिर भी उस पर घोड़े की तरह उस पर चल रहा है, समझे। इसको हम लोग बोलते हैं सांकेतिक प्रस्तुतिकरण, इंग्लिश में इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा 7 का ए नंबर हो जाएगा। आत्मकेंद्रित तो बच्चा तो अपने में ईगोसेंट्रिक मतलब ये होएगा नहीं। संरक्षण में तो बच्चा उस कोई चीज़ को देख लेता है, कौन ज़्यादा पानी कम है बराबर है, ये चीज़ क्रमबद्धता मतलब एक क्रम में रखना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि लेव वाइगोस्की के निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकट दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता में तुलना है। देखिए वो चीज़ बताते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, उसी स्तर पर है, बहुत ऊपर है। देखिए आप लोग एक चीज़ जानते होंगे कि जेडपीडी के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, निकट विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र उसको बोलते हैं। देखिए उसमें क्या होता है कि जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, आप साइकिल चलाना सीख गए तो आप हो गए जेडपीडी यानी निकट विकास के क्षेत्र पर पहुंच गए, समझ गए। तो कहने का मतलब हुआ कि लेव वाइगोस्की के निकट विकास का जो क्षेत्र है, तो देखिए निकट का मतलब होता है कि विकास से आप क्या कहें थोड़ा ऊपर चल गए, जितना मतलब होना चाहिए उससे। तो वही कह रहा है कि जो वर्तमान दक्षता था, तो उससे आप जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, तो वो आपका वर्तमान दक्षता हो गया। और विकास के जब निकट पहुंच गए आप, तो उससे ज़्यादा ना सीख लिए आप। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि आप मान लीजिए नॉर्मल थे, आप साइकिल चलाना नहीं आता था, और जब साइकिल चलाना आ गया तो उससे ज़्यादा आप सीख लिए, ऑटोमेटिक है। तो वही कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के निकट विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकट दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी के वर्तमान दक्षता की तुलना में क्या है, कुछ नीचे तो होगा नहीं, कुछ ऊपर हो सकता है, उसी स्तर पर तो होगा नहीं, बहुत ऊपर नहीं होगा, समझे। इसका आंसर हो जाएगा कुछ ऊपर है, यानी आपका 8 का क्या आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए
स्वयं को निर्देश देता रहता है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को क्या कहेंगे। समझे, तो आप लेव वाइगोस्की के अनुसार पढ़े होंगे, इसी को हम लोग प्राइवेट स्पीच बोलते हैं या इसी को हम लोग निजी भाषा बोलते हैं। तो देख लिए व्यक्तिगत वाचन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे। समझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और वही पियाजे के अनुसार आता है तो आत्मकेंद्रिता वाचन हो जाता है। 9 का आंसर वाइगोस्की के अनुसार 2 नंबर हो जाएगा। समझे, तो इसका आंसर 9 का 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए आप लोग जानते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो दिया गया था वो हार्वर्ड गार्डनर दिए थे, यानी आपका आंसर हो जाएगा किसका, 10 का 1 नंबर हो जाएगा, हार्वर्ड गार्डनर। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं। प्रवृत्त मतलब क्या होता है कि वो जन्म से ही मतलब जन्मजात गुण होता है भाषा से, मतलब बच्चा भाषा सीखने के लिए अनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण में कोई भूमिका नहीं है। देखिए होता है थोड़ा, लेकिन सीखने के लिए अनुवांशिक रूप से ही बोल रहा है, यानी बच्चा जन्म से मतलब एक अनुवांशिक गुण है। समझे, पर्यावरण की भूमिका नहीं होती। देखिए ऐसा कैसे हो सकता है कि पर्यावरण, बच्चा को जैसा माहौल दीजिएगा बच्चा क्या करेगा, वैसा भाषा सीखता है। समझे, तो पर्यावरण का भूमिका बहुत अधिक होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि भाषाई विकार क्या होता है, अनुवांशिकता है कैसे है, जिसके मम्मी पापा अच्छा इंग्लिश बोलती होगी जरूरी उसका बेटा इंग्लिश अच्छा ही बोले, तो ये पर्यावरण पर डिपेंड करता है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गया। इसलिए इसका आंसर ए और आर दोनों गलत है, यानी 4 नंबर हो जाएगा 11 का। समझ गए। अगला है 12 नंबर कि वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम और विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है। समझे, यानी कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि मतलब होता है कि वैसा पृष्ठभूमि जहाँ पर सुविधा का ये सब का मतलब नहीं दिया जाता है बच्चों को। समझे, यानी उसको वंचित कर दिया जाता है, तो उसी को कहते हैं वंचित पृष्ठभूमि। समझे, तो वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम और विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला, यानी निगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो पहला ऑप्शन है कि अध्यापकों की उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षा है। देखिए हाँ, ये निगेटिव हो सकता है कि बच्चे के प्रति हम क्या करेंगे कि उनमें नकारात्मक कि बच्चा नहीं सीख सकता है, इसको कुछ नहीं आता है। समझे, ये सब बहुत कम अपेक्षा रखना ये गलत बात है, ये सबसे बड़ा जोखिम वाला बात हो गया। समझे, तो ये ऑप्शन आंसर हो सकता है, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। दूसरा है कि पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व। ऐसा पाठ्य पुस्तक में कोई कहानी आप जोड़ दीजिए या कहिए जिससे बच्चा को जो सुविधा वंचित बच्चा है या वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे हैं तो उनको मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व कीजिए कि वो भी अच्छा किया है, जो उसको सुविधा नहीं, तो बच्चा उससे क्या होगा, मोटिवेट होगा। तो ये तो पॉजिटिव आंसर है, क्वेश्चन में आपका निगेटिव पूछ रहा है। समझे, तीसरा ऑप्शन है कि जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल दे। यानी संभव हो विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान, यानी विद्यालय में ज्ञान और जो उसका स्थानीय ज्ञान है यानी जो नॉलेज है उसमें हम क्या करेंगे, जुड़ाव पर बल देंगे। तो ये भी आपको पॉजिटिव है। चौथा है कक्षा में विजातीय आधारित समूह। विजातीय मतलब होता है कि अलग अलग समूह बना सकते हैं, लेकिन समूह मतलब हो गया कि एक तरह का कोई बच्चा किसी के साथ बैठ सकता है, इसको विजातीय समूह बोलते हैं, जो एक पॉजिटिव सेंस में। समजातीय मतलब कि जो तेज है उसको क्या है एक जगह तेज गलत होता है। समझे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 12 का 1 नंबर हो जाएगा। निगेटिव पूछ रहा है इसलिए 1 नंबर निगेटिव आपका ऑप्शन है। समझ गए। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यालय लड़कियों केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, विद्यालय की दृष्टिकोण क्या दर्शाती है। समझे, तो जानते हैं जेंडर आधारित रूढ़िवादी धारणा को क्या कर रहा है कि चुनौती तो नहीं दे रहा है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ा रहा है। समझे, तो पहला नहीं होगा, दूसरा तो होगा नहीं, तीसरा है जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों को क्या करता है, दर्शाता है कि लड़की लोग क्या होती है कि गाना अच्छा गाती है, लड़का लोग क्या होता है कि वो सिर्फ लड़की के बारे में है कि केवल संगीत लड़कियों के लिए करवा रही है और डांस अच्छा करती है लड़की, तो एक पूर्वाग्रह धारणा है। समझे, 13 का 3 नंबर हो जाएगा। समझे, 13 का क्या हो जाएगा 3 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों की बारीकी से अवलोकन करती है, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती है और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती है। इस प्रकार का मूल्यांकन क्या कहते हैं कि मानक तो होगा नहीं, मानक मतलब सभी के लिए होता है, ये तो होता नहीं है आपका। समझे, उसके बाद है दूसरा ऑप्शन संकलात्मक एवं अध्यापक केंद्रित है नहीं, अभी तो शिक्षक केंद्रित चल रहा है। तीसरा हाँ, सतत एवं समग्र मूल्यांकन
हो जाएगा, समझे। तो ये आंसर हो सकता है, मानक वाला तो गलत हो गया, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 14 का 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आकलन का उद्देश्य क्या है, यानी आकलन का उद्देश्य क्या है, समझे। पहला ऑप्शन है कि बच्चों को भययुक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। देखिए भययुक्त नहीं है, भयमुक्त रहता तो, और आकलन का तो उद्देश्य नहीं है, तो युक्त दिया तो गलत हो गया, समझे। अगला ऑप्शन है आपका कि बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, प्रखर एवं समस्यात्मक रूप से चिन्हित करना। देखिए ये भी नहीं करना है बच्चा को, आकलन का उद्देश्य ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, यानी एक अच्छा ऑथेंटिक आपको फीडबैक देना है, जो कुछ कमी है बच्चा में, तो सही हो सकता है। चौथा है प्रतियोगिता, तो ये गलत होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 15 का 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि विद्यार्थियों में पाए जाने वाले व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालयों को किस तरह की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों को अपनाना चाहिए। पहला है सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम की एक समान पाठचर्या यानी मानक तो करना नहीं है, इसीलिए क्या हो गया गलत ऑप्शन हो गया। विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक वर्गीकृत भी नहीं करना है। तीसरा है लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नता को पोषित करना। सही बात है, बच्चा जैसा होगा उसमें हम चेंज कर सकते हैं, तो लचीलापन होना चाहिए, तीसरा सही हो सकता है। यह सुनिश्चित करना कि बच्चे व्यक्तिगत दूर कैसे कर सकते, सब बच्चा का विकास अलग अलग गति से होता है, इसलिए 4 भी गलत है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा आपका 16 का 3 नंबर आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अवधान कमी अति सक्रियता व्यक्तिक्रम, यानी देखिए ऐसा बच्चा होता है जिसमें क्या होता है कि उसमें अटेंशन की कमी होती है, वो जल्दी क्या हो जाता है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं ADHD बोलते हैं, समझे। इसको क्या बोलते हैं ADHD बोलते हैं। तो इसमें कौन सा विशेषता पाया जाएगा, समझ गए। देख लीजिए इंग्लिश में भी लिखा होगा, समझे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, समझे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन, मतलब इसमें अटेंशन की क्या होता है डिफिट कमी होता है, अटेंशन की कमी, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी एक तरह का विकार होता है, समझे। तो इसमें क्या होगा तो डिस्ट्रैक्ट, मतलब जल्दी जो बच्चा होता है ना और डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है, वो कोई चीज़ पर उसका मन नहीं है, इधर काम करेगा वो काम करेगा, तो इसी को बोलते हैं अति ADHD, समझे। तो पहला ऑप्शन है बैठ कर देख चुपचाप रहने की प्रवृत्ति नहीं रहता है, एकदम हिलाई डोलाई रहेगा हमेशा। दूसरा है आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति, हाँ ये सही हो सकता है। वो क्या डिस्ट्रैक्ट बहुत, मतलब डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाएगा, इंग्लिश में भी लिखा है कि टेंडेंसी टू गेट डिस्ट्रैक्ट इजीली, मतलब जल्दी हो जाएगा। अगला है तीसरा ऑप्शन दूसरे को नहीं सुनवे नहीं करेगा, टीचर आगे आगे बोलेगा ये आगे आगे बोलते रहेगा। चौथा है बिना पढ़ने के नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का 2 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है उसे स्वेच्छा से चयन किए गए उच्च स्तरीय और मौलिक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एकदम सही बात है। जो बच्चा चूज किया अपने अकॉर्डिंग, मौलिक मतलब होता है कि जो उसके अकॉर्डिंग हो, समझे, तो ऐसा ही हो सकता है। दूसरा है अनपृथक तो करना नहीं, तो गलत हो गया, और उसे बा कुछ देना नहीं है, बा मारना पीटना है नहीं। चौथा है पूर्ण के लिए दबाव तो डालना नहीं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 18 का 1 नंबर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है, यानी आंशिक दृष्टि बाधित बच्चा है, तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसके अभिभावक को उसका काम पूरा करने की सलाह देना चाहिए, गलत बात है। उसे पाठ्य पुस्तक गलत हो गया। तीसरा है पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करें, एकदम सही बात है। नहीं देख रहा है तो क्या करेंगे कि उसको हम वो रिकॉर्डिंग कर देंगे, सुन तो सकता है नहीं देख सकता है, समझे। और चौथा है कि उसे अपने सहपाठियों कॉपी जब देख ही नहीं सकता कैसे कॉपी उतारेगा, इसीलिए इसका 19 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। 20 नंबर है कि एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिगम निस्सकता वाले बच्चे की सहायता के लिए आकलन की कौन सी युक्ति अपनाएंगे, यानी जो अधिगम विकार वाला बच्चा है उसकी सहायता आप कैसे कीजिएगा। अगला है अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षित, अधिक से लेखन जब उसको विकार है तो अधिक से अधिक कला लेखन करवाइएगा, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा है कि प्रदत्त कार्यों का मूल्यांकन करने के लिखावट, देखिए जब उसको मान लीजिए अब डिस्लेक्सिया होगा तो अच्छा से नहीं लिख पाएगा, या डिस्ग्राफिया होगा तो अच्छा से नहीं लिख पाएगा, समझे। तो ये भी क्या है, तो एक लिखावट को मापदंड नहीं मान, लेकिन BEd एग्जाम में यही होता है,
अच्छा लिखिएगा तो अच्छा नंबर मिलेगा, राइटिंग अच्छा आपका। तीसरा है प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी को वर्तनी में तो शुद्ध जो होता है उसको हम, जैसे बच्चा का देखते हैं कि बी लिख रहा है उल्टा बी लिख दिया, तो उसको हम समझ जाएंगे, महत्व नहीं देंगे, ये सही हो सकता है आपका। चौथा है लेखन कार्य का समय, कार्य घटाना तो अलग, उसमें क्षमता है लेकिन वो सिर्फ गलत लिख रहा है, इसीलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का 3 नंबर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी युक्तियाँ सार्थक अधिगम को सुमनत करने की प्रभावशाली है। पहला प्रभावशाली है, पहला है उदाहरण और गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एकदम सही बात है। उदाहरण भी देंगे, उससे रिलेटेड गैर उदाहरण देंगे जो उसके रियल लाइफ में जुड़ा हुआ, तो सही है। दूसरा है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, एकदम सही बात है, उसको प्रश्न पूछ के क्या करें, प्रोत्साहित। अगला है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए करना, एकदम सही बात है। चौथा है बच्चों के अपने निष्पादन की, देखिए तुलना तो दूसरा बच्चा से करना नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। देख लीजिए 1 2 3 कहाँ पर है, आपका 3 नंबर ऑप्शन है, 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 नंबर गलत है, समझे। ऐसे भी 4 नंबर ऑप्शन 3 गो ऑप्शन में है, एक ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका 3 नंबर आंसर। देख रहे हैं पहला ऑप्शन में भी 4 नंबर, दूसरा में भी है, चौथा में, इसलिए इसका आंसर 21 का 3 नंबर हो जाएगा। 22 नंबर है आपका कि अभिकथन अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सुमनत करने के लिए अपनी कक्षा में बच्चों के समानांतर रूप से सोचने के लिए कहता है। एकदम जैसे बच्चा सोचता है वैसे आप भी सोच सकते हैं, तो एकदम सही बात है। बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं तथा अध्यापक उसे मौके देते हैं तो पहले से जो जानते हैं उसको संबंध बनाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि टीचर कह रहा है कि बच्चे सार्थक रूप से मतलब तर्क करके सब करके सीखते हैं, कुछ सोच कर सीखते हैं तथा अध्यापक उसे मौके देते हैं कि वे पहले से जो जानते थे उससे संबंध बना कर सीखे, समझे। तो एकदम अच्छी बात है सर, आपका ये भी सही है, समझे। और पहला ऑप्शन पढ़िएगा तो रिलेशन भी आपको कुछ पता चल जाएगा। ये अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को शुरू करने के लिए अपनी कक्षा के बच्चों को समानांतर रूप से, समानांतर मतलब हुआ कि जो पहले से जान रहे हैं ये सब चीज़ें, तो एक तरह का रिलेशन बनाकर सीख रहे हैं। यानी आपका ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है आपका ए का। 22 का आंसर 1 नंबर हो जाएगा। 23 नंबर आपका है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से किस उपागम के शिक्षा शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है। तो पहला ऑप्शन है संरचनावादी से व्यवहारवादी, दूसरा है रटने पर आधारित अधिगम से अवधारणात्मक समझ, तीसरा है खोजबीन आधारित अधिगम से ड्रिल और अभ्यास, और चौथा है अधिगम के लिए आकलन से अधिगम का आकलन। देखिए आप लोग जानते होंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, पूछा है किस उपागम के लिए शिक्षा शास्त्रीय बदलाव के पहले क्या था अब क्या होने वाला है। तो देखिए संरचनावादी अभी है, मतलब नई शिक्षा नीति में आएगा। पहले व्यवहारवादी था, अब संरचनावादी हो गया, लेकिन इसमें उल्टा दे रहा है, संरचनावादी से व्यवहारवादी बोल रहा है, इसीलिए गलत हो गया। दूसरा है रटने पर आधारित अधिगम, अब अवधारणात्मक समझ, हाँ ये सही होगा। पहले रटने वाला शिक्षा था, अब एक कॉन्सेप्चुअल शिक्षा हम दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर आधारित मैपिंग करें तो अवधारणात्मक समझ, ये सही हो सकता है। हाँ पहले था आपका ड्रिल और अभ्यास, अब हो गया खोजबीन आधारित शिक्षा, तो ये भी उल्टा दे दिया है। पहले दे दिया खोजबीन आधारित अधिगम, बाद में ड्रिल, तो ये भी गलत हो गया। चौथा है अधिगम के लिए, नहीं अभी जो है आपका अधिगम के लिए आकलन, यानी पहले था अधिगम का आकलन जो साल के अंत में परीक्षा होता था, अभी आपका 3 महीना पर बार एग्जाम होता है, उसे अधिगम के लिए आकलन कहते हैं। इसलिए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका 4 भी गलत हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा 23 का आपका 2 नंबर आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता है। विचारक किसी कथन के संदर्भ में पूर्वानुमानों की पहचान करते उसे चुनौती देते हैं। विचारक कथनों में तथ्यों की सत्ता की तर्क की सत्यता संगतता की जांच करते हैं। विचारक परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते हैं। विचारक कल्पना करते हैं, विचारते कि जब कल्पना नहीं कीजिएगा, आप सोचिए नहीं कीजिएगा, विचार नहीं कीजिएगा, तो तार्किक चिंतन कैसे होगा। यानी 24 का आपका क्या आंसर हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 24 का सॉरी 2 नंबर का 3 नंबर है कि जब आप सोच भी नहीं कीजिएगा, विचार ही नहीं कीजिएगा, तार्किक चिंतन कैसे कर पाइएगा, इसलिए इसका आंसर 24 का 3 नंबर हो जाएगा। 25 नंबर है कि मीना विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, इस कार्य से प्रेम करती है, उसे संतुष्टि देता है या क्या है, तो उसको इसी को हम लोग आंतरिक प्रेरणा करते हैं, यानी इंटरनल मोटिवेशन, जिसमें हमें अंदर से जिज्ञासा और खुशी मिले। अब बा मतलब इनाम दंड के लिए सब करता है, तो सब क्या होता है कि बा होता है, समझ के। तो 25 का 2 नंबर हो जाएगा, आंतरिक प्रेरणा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अध्ययन को सुमनत करता है। तो विद्यार्थी प्रतियोगिता तो निगेटिव होता है, जबरदस्ती पे अनुशासन भी निगेटिव है आपका। तदानुभूति रखने वाले, बात सुनने वाले अध्यापक, तो देखिए तदानुभूति और सहानुभूति एक चीज़ आपको बताए थे। तो तदानुभूति पॉजिटिव वर्ड होता है, समझे, जिसमें बच्चा कोई बच्चा का
बोल दिया कि आज क्लास नहीं होगा, तो वो आप देखेगा बच्चा क्यों नहीं पढ़ना चाह रहा है, फिर अपने अकॉर्डिंग उसमें कुछ संशोधन करता है, कुछ फिर अपना आप पढ़ा रहे हैं उससे नहीं समझ आ रहा है तो फिर क्या करता है कि अपने अकॉर्डिंग उसको अति करता है, तो इसे तदानुभूति बोलते हैं, समझे। तो इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा कि तदानुभूति रखने वाले, बात सुनने वाले अध्यापक थे, सही हो जाएगा। चौथा अच्छे अंक तो नेगेटिव हो जाता है, इसका आंसर 26 का 3 नंबर हो जाएगा। 27 नंबर है आपका कि विद्यार्थियों की संतुष्टि त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन, त्रुटियों को अध्यापक कमजोर उसांग में तो बांटना नहीं है, नेगेटिव हो गया। त्रुटियों का आधार पर अध्यापक विद्यार्थी फेल करने के समय, ये भी नहीं होगा। त्रुटियां अध्यापकों को विद्यार्थी की सोच समझने का अवसर देता, एकदम सही बात है कि बच्चा कैसे सोचते हैं ये चीज़ पता चलता है त्रुटि के माध्यम से, सही है। चौथा है विद्यार्थियों को सही उत्तर बार बार ये तो है नहीं, अंक तुरंत, ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, 27 का 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 28 नंबर आपका है कि निम्नलिखित में कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, समझे। पहला ऑप्शन है संवेग, सांस्कृतिक संदर्भ, परिपक्वता, रुचि, यानी चारों आपके अधिगम को। संवेग आपका फीवर रहेगा या तबीयत खराब रहेगा या आप गुस्सा रहिएगा तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, आपका संज्ञानात्मक, यानी संवेग और संज्ञानात्मक एक दूसरे से जुड़ा होता है। जब आप गुस्सा रहिएगा तो आपका संज्ञानात्मक दिमाग काम नहीं करेगा। सांस्कृतिक संदर्भ, आप जैसा संदर्भ में रहिएगा, मान लीजिए हम नेपाल में रहते हैं या बिहार में रहते हैं और दूसरा हमको सांस्कृतिक संदर्भ में, तो वहाँ पर नहीं सीख पाएंगे हम। परिपक्वता, मैचुरेशन भी जरूरी है, अब है 3 साल का, आपको 10th का हम किताब पढ़ाएंगे तभी नहीं पढ़ पाइएगा। रुचि भी जरूरी है, समझे। आप बायोलॉजी में आपका रुचि है, पढ़ा रहा है कोई आपको मैथ, तो फिर आप फंस जाइएगा, तो इसीलिए इसका 28 का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सही हो जाएगा, समझे। 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 सभी सही हो गया, नहीं 28 का 3 नंबर, समझ गए। 28 का क्या हो जाएगा 3 नंबर, 1 2 3 चारों सही है। 29 नंबर आपका है निम्नलिखित में कौन सा रचनावाद की विशेषता नहीं। रचनावाद यानी जिसमें ज्ञान का निर्माण स्वयं किया जाता है, शिक्षार्थी अपनी समझ को स्वयं सृजित करते हैं, एकदम सही बात है। लेकिन नेगेटिव पूछ रहा है, हम नेगेटिव को देखें, कुछ भी नया सीखना मौजूद समझ पर निर्भर करता है। तीसरा है सीखना सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा देखें हाँ बाधित दे दिया है, यही गलत हो गया। दूसरा भी सही है, कुछ भी नया सीखना मौजूदा समझ पर निर्भर करता है, जो आपके पास होगा उसी पर डिपेंड करेगा। और अर्थपूर्ण अधिगम प्रामाणिक अधिगम कार्यों पर घटित होता है, भी सही है। तो तीसरा आपका इसका आंसर हो जाएगा, नहीं पूछ रहा था नहीं वाला देंगे तो 29 का 3 हो जाएगा। 30 का है आपका कि कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया जाता है, इससे क्या होता है बच्चों के मन में भ्रांति तो होगा नहीं, बोरियत और अरुचि को बढ़ाओगा नहीं, विद्यार्थियों के ध्यान अधिगम और अवधारणा सीखने होगा नहीं। चौथा ही ऑप्शन है कि विषय वस्तु को बच्चों के लिए रोचक और अपने से जोड़ी लगने वाले बनाया जा सकता है, नहीं आपका 30 का 4 नंबर हो जाएगा, समझे। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छा कीजिए, समझे। थैंक यू।